चलो बेटा अगली हेडिंग क्या डालोगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। हेडिंग डालो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई? सबसे पहले लुईस की थ्योरी आई, है ना। उसके बाद कौन सी आई? बताओ कौन सी आई? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद कौन सी आई? वीबीटी। वीबीटी के बाद क्या आई? एमओटी। क्लियर है? सबसे पहले किसकी थ्योरी आई थी? लुईस थ्योरी। उसके बाद किसकी थ्योरी आई? कौन सी थ्योरी? वेस्पर थ्योरी। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? अच्छा इसको कहीं एक सीरीज बना लो। देखो हमने ये पढ़ाया, फिर हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, सारा खेल तो इसके अंदर है। ये थ्योरी और ये थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि रिपल्सन वाला, तो वो हम आपको इसके बाद बता देंगे। तो सबसे पहले लुईस की थ्योरी आई। लुईस की थ्योरी में क्या बताया गया? किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया गया। अच्छा बताओ लुईस की थ्योरी में क्या बताया गया? किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये बताया गया। अच्छा बताओ वेस्पर थ्योरी में क्या बताया गया? किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसी होती है ये बताया गया, है ना, और शेप कैसा होता है ये बताया गया। लेकिन कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाई, कुछ मॉलिक्यूल की हुई और कुछ मॉलिक्यूल की नहीं हुई। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो इसमें कमियां रह गई थी, इसमें वो सारी कमियां दूर कर दी गई। अच्छा देखो, जो लुईस थ्योरी में कमियां रहीं उसको दूर किया वेस्पर थ्योरी ने। जो वेस्पर थ्योरी में प्रॉब्लम रह गई उनको किसने दूर किया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। जो इसमें भी प्रॉब्लम रह गई वो कहां दूर हो गई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो एक आप सीरीज ये जरूर बना लो, पूरे आपके केमिकल बॉन्डिंग में बस इतनी ही थ्योरी हैं, है ना, इसको जरूर बना लो। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो पहला पॉइंट लिखो इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ो। पहला पॉइंट लिखो, लिखो लिखो। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय, लिखो बेटा, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिटलर, HEITLER, HEITLER, हिटलर एंड लंदन, LONDON, to explain to explain to explain how a covalent bond, how a covalent bond is formed, how a covalent bond is formed। अच्छा बताओ इसको किसने प्रेजेंट किया? हिटलर और लंदन ने। अच्छा किस विषय में जानकारी दी? कि कैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? जरा ये लाइन पढ़ो, पढ़ो जरा बेटा, पढ़ लो सब लोग। ठीक है अगली लाइन लिखो। चलो अगली लाइन लिखो बेटा, लिखो, नई लाइन से लिखो। इट वॉज एक्सटेंडेड बाय, इट वॉज एक्सटेंडेड बाय, ये देखो। अच्छा एक्सटेंडेड बाय का मतलब क्या होता है बताओ? एक्सटेंड करना मतलब क्या होता है? फैलाना, विस्तार में बताना। तो इट वॉज एक्सटेंडेड बाय, किसने अच्छा इसको एक्सप्लेन किया था? बताओ, बताओ बेटा। एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग। स्पेलिंग लिख लो, PAULING, पाउलिंग एंड स्लेटर, SLATER, ये है पाउलिंग। पाउलिंग एंड स्लेटर। अच्छा बताओ
कोई पूछे अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने सबसे पहले प्रेजेंट किया, किसने सबसे पहले इसको रखा है, किसने इसके विषय में जानकारी दी, तो वो कौन थे, हिटलर एंड लंदन। अच्छा इसको एक्सप्लेन किसने किया, फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय पाउलिंग और स्लेटर, है ना। सब ध्यान से देखते चलो, इसके अलावा है कुछ नहीं। आगे लिखो बेटा, अगली नई लाइन लिखो, लिखो लिखो द मेन पॉइंट, लिखो द मेन पॉइंट्स ऑफ, the main points of theory are, the main points of theory are, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो अब नीचे लिखना, लाइन से लिखते चलो मेन पॉइंट। हमने क्या लिखाया, इस थ्योरी के मेन पॉइंट कौन है, और डैश लगा के छोड़ो, नीचे लिखो नंबर 1, नीचे लिखो नंबर 1, लिखो बेटा, लिखो टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, पहला पॉइंट, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड overlapping occurs, overlapping occurs between half filled, between half filled valence shell, between half filled valence shell orbitals, half filled valence shell orbitals of the two atoms, of the two atoms, इसको अंडरलाइन कर लो, हाफ फील्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल, अंडरलाइन करो इसको बेटा। दूसरा पॉइंट लिखो इसका, लिखो लिखो रिजल्टिंग, रिजल्टिंग लिखो रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स, एक्वायर्स, एक्वायर्स स्पेलिंग देख लेना, एक्वायर्स अ पेयर इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन with opposite spin, with opposite spin, अभी लिख लो, अभी बता रहे हैं इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट लिख लो पहले। तीसरा पॉइंट लिखो, नहीं समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा होता क्या है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, हाँ है ना। ये देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है, कितने इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बना है, दो। यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा मान लो दोनों ही क्लॉकवाइज हुए, दोनों ही क्लॉकवाइज हुए, तो क्या बताओ एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं ना। यदि एक ऑर्बिटल में रहना है तो उनको एक को क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज का होता है और दूसरा कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अच्छा ये थ्योरी के पॉइंट लिखाना मजबूरी है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, समझ में आ रहा। लाइन यही पूछ लेगा, ये जरा ध्यान से देखो, ये आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और ये देखो सारे पॉइंट हैं, समझ में आ गई बात। और ये आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए जब तुमको कोई सेंटेंस टेढ़ा लगे लिखने में अंग्रेजी में, तो समझ लेना वो कहाँ का पॉइंट चल रहा, हाँ, क्योंकि इनकी अंग्रेजी अपने हिसाब की है। क्लियर है, हाँ, इनके अंग्रेजी सेंटेंस से लगता है कि सीधा सीधा लिखवाए दे रहे हैं, उसमें मतलब कोई समझ बात नहीं आ रही है ना, हाँ, भावना व्यक्त नहीं कर पाता है ये लाइन, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो ऑर्बिटल्स कम क्लोजर, लिखो बेटा ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, orbitals come closer to each other, form the direction, form the direction, form the direction in which
there is maximum overlapping, there is maximum overlapping occur, there is maximum overlapping occur. अगली लाइन से सो, इसलिए सो कोवैलेंट बॉन्ड हैज, सो कोवैलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। हमने आपको पढ़ाया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट लिखो, लिखो स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा बताओ क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना मजबूत होगा, या ओवरलैपिंग जितनी कम होगी बॉन्ड उतना मजबूत होगा? जितनी ज्यादा होगी। तो लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो बेटा, लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेना, ये एनसीईआरटी के एज इट इज पॉइंट है। लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स on two factors, depends on two factors। ठीक है, अब इसमें लिखो नंबर 1, बताओ वो दो फैक्टर कौन है? लिखो नंबर 1, नीचे इसके लिखो नंबर 1, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल के सामने डैश लगा के छोड़ दो, उसके नीचे लिखो। ठीक है, अब उसके नीचे लिखना, बताओ हमने क्या लिखाया? पहला पॉइंट क्या लिखाया? नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का कैसा नेचर होता है ना? तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल हमारे पास s है, एक हमारे पास p है, और d है, और f है। अरे यही तो सब सेल हैं, इन्हीं के अंदर तो ऑर्बिटल हैं। क्लियर है? तो इसके सामने लिखो बेटा, लिखो, लिखो नॉन, लिखो बेटा, एस के सामने लिखो बेटा, लिखो नॉन डायरेक्शनल, लिखो नॉन डायरेक्शनल, लिखो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, लिखो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, यदि नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होंगे एस वाले, तो बताओ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी कि मिनिमम? अरे मिनिमम होगी कि मैक्सिमम? दो ही चीजें बतानी है, कुछ लोग मिनिमम बोलो, कुछ लोग मैक्सिमम, किसी तो सही होना ही है ना? तो लिखो, आगे लिखो एरो लगा के, लिखो मिनिमम ओवरलैपिंग, या ऐसे लिखो लेस ओवरलैपिंग, लेस लिखो, लिखो लेस ओवरलैपिंग। पीडीएफ के सामने लिखो बेटा, लिखो बेटा डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। ये कैसे होते हैं? डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। अच्छा बताओ क्या होगी? लिखो मोर ओवरलैपिंग, लिखो मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग। लिखो बेटा
मोर ओवरलैपिंग। चलो अच्छा, लास्ट वाले पॉइंट को जरा एक बार पढ़ो। बताओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन दो बातों पे डिपेंड करेगा? पहला कौन सा है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल, है ना। अच्छा बताओ एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेस। अच्छा पी और डी और एफ जो इनके अंदर के ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तो अच्छा यहां पे बताओ कैसी ओवरलैपिंग होगी? मोर ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब नीचे लिखो नंबर 2। नंबर 1 की बातें हो गई, अब लिखो नंबर 2। लिखो लिखो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में फिर दो बातें लिखो नीचे। पहला लिखो कोलैटरल ओवरलैपिंग। पहला क्या लिखोगे? कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग के सामने लिखो, लिखो बेटा कोलैटरल ओवरलैपिंग के सामने लिखो, लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेस। लेस पे गोला लगा लो। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेस। अब इसी में दूसरा लिखो कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग दूसरा कौन सा इसी में? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा इसमें क्या लिखाएंगे? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होगा? मोर। यहां पे लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होगा? मोर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होगा? मोर। क्लियर है? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा इसके पहले देखो हमने क्या बताया था? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा बताओ नेचर ऑफ ऑर्बिटल में कितने नेचर होंगे? 2, है ना। अच्छा एक होगा डायरेक्शनल नेचर और एक होगा नॉन डायरेक्शनल। यदि नॉन डायरेक्शनल हुआ तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेस। यदि डायरेक्शनल हुआ तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? मोर, है ना। अच्छा दूसरी कौन सी बात है बताओ बेटा, कौन सी है? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग भी होगी दो तरीके की, एक कोलैटरल और एक कोएक्सियल। अच्छा कोलैटरल यदि ओवरलैपिंग हुई तो ये कैसी होगी? लेस। और यदि कोएक्सियल हुई तो ये कैसी होगी? मोर। एनसीईआरटी के एज इट इज लाइनें हैं ये। क्लियर है? इसमें हमने इज एम आर तक नहीं चेंज किया है। क्लियर है? चलो आगे नीचे लिखो। अब जितना हमने एक बार पढ़ाया वो जरा एक बार हमें सुना दो। अच्छा बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने प्रेजेंट की? बताओ हिटलर और लंदन। अच्छा इसको बताओ फर्दर एक्सप्लेन किसने किया? पाउलिंग और स्लेटर, है ना। अच्छा एक बात बताओ इनकी कुछ मुख्य बातें हैं। अच्छा बताओ हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते किस लिए हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक कोवैलेंट बॉन्ड आखिर बनता कैसे है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा बताओ इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिक्स होंगे? हाँ या ना? नहीं होंगे? क्या होंगे? अच्छा बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो दूसरा कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का? चलो अब आगे लिखो, आगे लिखो, नीचे लिखो एक स्टार लगा के पॉइंट लिखो। लिखो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट। लिखो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट। ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। देखो क्या कहा गया है? यदि कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो। अच्छा एक बात बताओ कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहां हुई थी? बताओ बताओ कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहां हुई थी? जहां पे हुई थी कोएक्सियल ओवरलैपिंग
तो वो उसका एक्सटेंट कैसा था, मोर। क्लियर है। अब हमने आपको क्या लिखाया इसके बाद, बताओ बेटा क्या लिखाया, लाइन पढ़ो, ऑर्डर ऑफ, तो इसका ऑर्डर आप पढ़ लो, इससे सवाल बनेगा। पीपी की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर एसपी की ओवरलैपिंग कम होगी, फिर एसएस की ओवरलैपिंग और कम होगी। यह डायरेक्ट सवाल आता है। सबसे ज्यादा बताओ ओवरलैपिंग किसकी होगी, पीपी की, उसके बाद किसकी होगी, एसपी की, और उसके बाद किसकी होगी, एसएस की। लिख लो इसको और इस पे स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ इतनी कहानी सबको समझ में आ गई, क्लियर है, पक्का। अच्छा एक बार जितना हमने पढ़ा है उतना पढ़ लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। पढ़ लो बेटा, फिर आगे हम लोग चलें। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा अगला एक एग्जाम्पल हम लोग लिखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, H2। कौन सा एग्जाम्पल है, H2, है ना। अच्छा बताओ H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, बताओ HH के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम बताओ कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा ये कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों है, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल। अच्छा बताओ नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब ये बॉन्ड बना कैसे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो अब देखो बेटा होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन एटम ये है और एक हाइड्रोजन एटम ये है, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, एटम है तो इसका एक न्यूक्लियस होगा और इसकी सराउंडिंग सेल होगी, इसका भी क्या है, न्यूक्लियस होगा और इसकी भी सराउंडिंग सेल होगी। भाई एटम है तो ये दो बातें तो होनी तय हैं, क्या होगा, न्यूक्लियस और सराउंडिंग सेल, है ना। अच्छा बताओ सराउंडिंग सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वेरी गुड। अरे भैया जेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, यही तो होता 1s1। तो बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। हाइड्रोजन के आउटर इनर सब एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी परीक्षा में एक ही आदमी पास हो तो कौन टॉप करेगा, जो पास हो वही तो टॉप करेगा। किसी एग्जाम में एक ही आदमी फॉर्म भरा हो तो टॉप बताओ कौन करेगा, वही करेगा ना टॉप। तो जब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही तो होगा आउटर मोस्ट सेल में, क्लियर है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक, क्लियर है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, अब हमने मान लिया, अब मान लिया हमने इसको। अच्छा बताओ ये इसका न्यूक्लियस है ना, हमने मान लिया ये एटम ए है, इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारा एटम ए है और ये एटम हमारा बी है। नहीं तो दोनों हाइड्रोजन में आप मिक्स हो जाओगे। एक हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया, एटम ए, और एक को हमने मान लिया एटम बी, ठीक है। अच्छा बताओ हम इसके न्यूक्लियस को HA लिख लें और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम EA लिख लें, हाँ ना, बताओ। तो अब हम HA को ऐसे लिख लें, चलो अच्छा Na लिख लें, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम। ध्यान से समझो, हमने इस हाइड्रोजन को क्या मान लिया, इस हाइड्रोजन एटम को हमने मान लिया एटम ए और इस हाइड्रोजन को हमने मान लिया एटम बी, क्लियर है। अच्छा बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। अच्छा बताओ निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, बताओ क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ या ना, क्लियर है, इतना समझ में आया। अच्छा बताओ ये न्यूक्लियस किसका है, बी का,
ये इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा होगा? बताओ बेटा, क्या लग रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ या ना? देखो कितना सजा किसको बनाया एनसीईआरटी में, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम्हें दिखा दें। ये देखो तुम्हारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये देखो, ये बना कभी देखे हो? यही बता रहे हैं। क्लियर है? तुम लोग एक काम करो बेटा, एनसीईआरटी सब लोग खरीद लो, है ना? खरीद लो। जब हम पढ़ाया करें तो घर जाके थोड़ा एक बार देख भी लिया करो कि पढ़ क्या रहे हो। हम तुमको बताते हैं, ये देखो बेटा हम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो घर पे जाके तुम भी देखा करो, ये पढ़ा रहे हैं इस समय, है ना? हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, अब इतना सबको समझ में आ गया? अब क्या होने जा रहा है, अब बहुत ध्यान से देखना। पहले अच्छा इतना बनाओ, फिर इसके बाद दो बातें आने वाली हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। इतना बना लो सारे बच्चे, बनाओ इसको। बैठ जाओ बेटा। अच्छा देखो, अभी ये एटम अलग टहल रहा है और ये एटम अलग टहल रहा है। क्लियर है? अभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, अब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने जा रहे हैं। अभी दोनों एटम क्या है? आइसोलेट है। ये एटम ए अलग है, ये एटम बी अलग है। अच्छा, अब क्या होगा? अब दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे। देखो हमने आपको मेन पॉइंट में ये लिखाया है, जरा देखो क्या लिखाया है, जरा दूसरा पॉइंट पढ़ो। हाँ, तीसरा पॉइंट है ऑर्बिटल कम क्लोजर। अब ऑर्बिटल क्या होंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। क्लियर है? इतना सबने बना लिया? अच्छा ये बताओ, ये अट्रैक्शन किसके बीच में है? अपने एटम के न्यूक्लियस से अपने ही इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन कहां है? अपने एटम के न्यूक्लियस से अपने ही इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब दोनों एटम बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा यहां कोई बॉन्ड तो है नहीं, ना यहां बॉन्ड ना यहां बॉन्ड। अभी ये एक आइसोलेटेड एटम है, ये भी एक आइसोलेटेड एटम है। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बनाने जा रहे हैं? बॉन्ड, है ना? तो अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, इतना लिख लिया सबने? इसको इधर कर दें। अब आओ, अब क्या हुआ? एटम ए और एटम बी, है ना? ये एटम क्या है? ए, और ये एटम क्या है? बी। ठीक है बेटा? अच्छा बताओ, इसका न्यूक्लियस क्या है? Na, और इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला है? Ea। अच्छा इसका इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? Nb, और इसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? बताओ, Eb। अब ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? पास आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास आ रहे हैं। अच्छा पास आएंगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। बनेगा? अच्छा आप जरा ध्यान से देखना। अच्छा जैसे ये दोनों एटम पास आएंगे तो बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, इसके न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा, लेकिन इसके न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा और इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा। पहले इतनी कितने लोग समझे? समझ में आया? जैसे ही ये पास आएंगे, बताओ न्यूक्लियस सेम नेचर के है ना, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो रिपल्सन नहीं होगा, निगेटिव निगेटिव के पास जाएगा रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन इनका रिपल्सन, इनका रिपल्सन
समझ रहे हो, कमजोर पड़ जाता है, इनके इनके अट्रैक्शन और इनके इनके अट्रैक्शन से कमजोर पड़ जाता है। और यदि कमजोर ना पड़ता तो कभी बॉन्ड का निर्माण नहीं होता। फिर से समझो। तो अच्छा, ये तुम लोग एनसीईआरटी में देखते थे, सबने देखा होगा, यदि तुमने पढ़ा होगा तो ये स्ट्रक्चर देखा नहीं था, ये बना हुआ, ये देखो ऐसे बना है, बस देखते थे इसको, समझ नहीं पाए हैं। हाँ, ये यही कहानी है। अब देखो, तुमको कहानी सही नहीं लग रही? क्या कहानी है, कितनी मजेदार कहानी बन गई। अब सुनो, जब ये दो एटम कहां जा रहे हैं, पास, तो अब बताओ इसमें और इसमें क्या होगा, रिपल्सन। चलो इसको और हम इधर कर लें। अब जरा ध्यान से देखो, बताओ इसमें और इसमें क्या होगा, बताओ। रिपल्सन होगा। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, इसमें और इसमें क्या होगा, रिपल्सन, है ना? क्लियर है? बहुत ज्यादा लाइनें खींची जा रही, टेढ़े मेढ़े तो नहीं हुए जा रहे हो, है ना? अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, इसमें और इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो बाहु हुआ जा रहा है, इसमें लाइनें खींची जा रही हैं। रुको रुको रुको, कुछ हम अगला जुगाड़ करते हैं। अच्छा, समझ तो गए हो ना? बस तुम्हारा समझना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम समझ जाओ, समझ लो, फिर सब काम हो गया। लिखो, नीचे लिखो, इसी के नीचे लिखो, व्हेन टू एटम कम क्लोजर। अच्छा बना लो, इसको बनाओ। तुम लोग बस समझ जाओ, समझ लो, फिर सब बेड़ा पार हो गया। ऐसे लिखो, देखा? ऐसे लिखो, बताओ इनमें क्या होगा, रिपल्सन। आगे लिखो, रिपल्सन। होगा कि नहीं होगा रिपल्सन, है ना? यहां पे क्या होगा, वेरी गुड। तो दोनों जगह क्या होगा, रिपल्सन। इतना समझ में आया? क्लियर है? अच्छा देखो, तुम लोग बहुत छीछा लेदन ना करना बेटा, है ना? अच्छा, अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। है ना? अब इसको बना देना। इतने लाइनें खिंच गई, आदमी तो इसी में दिमाग खराब हो गया, ये सब क्या चल रहा है। अट्रैक्शन, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो लिखो, अच्छा इसको बना लो, उसके बाद लिखो। नीचे एक नई लाइन से लिखो। अच्छा, एक ही में बहुत लाइनें खिंच गई, बहुत टेंशन तो नहीं हो रहा?
समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ सर घूम गया क्यों? हाँ बहुत लाइनें खिंच गई पता लगे यही हम कंफ्यूज हो गए, जबकि सरल बहुत बात है। क्लियर है? अच्छा बताओ, पहले अट्रैक्शन किसमें था जब ये लोग एक दूसरे के पास नहीं थे? तो अपने न्यूक्लियस से अपने इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, अपने न्यूक्लियस से अपने इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। लेकिन जब दो एटम क्या हुए, एक दूसरे के पास आए, है ना, तो क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे होगा बेटा? यदि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से कमजोर हो जाए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नीचे लिखो, नई लाइन से लिखो, लिखो when two atom when two atom approach each other या approaches each other, when two atom approaches each other, एक दूसरे को क्या करें, अप्रोच करें, या ब्रैकेट में लिख लेना, क्या लिखोगे, कम क्लोजर, कम क्लोजर, एक दूसरे के पास आए, then atom experience two type of force, then atom क्या करेंगे, experience two type of force, that is attractive force and repulsive force, attractive force and repulsive force, attractive force and repulsive force, है ना? बताओ, यदि दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो बताओ कितने तरीके के फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे, दो टाइप, एक कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स, और एक कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है? तो नीचे लिखो ए हेडिंग, लिखो अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेस, लिखो अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेस बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेस बिटवीन ठीक है? बताओ, और जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, हमने क्या लिखाया, अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेस बिटवीन। अच्छा बताओ, जब वो आइसोलेटेड एटम था, है ना, तो बताओ Na का अट्रैक्शन किससे था, Ea से, है ना, Na का अट्रैक्शन किससे था, Ea से। ये कब है, जब ये आइसोलेटेड एटम है। लेकिन जब दो एटम एक दूसरे के पास आए तो बताओ Na का अट्रैक्शन किससे हो गया, Eb से। नहीं समझ में आया? आया? जब एटम अकेला था तो अपने न्यूक्लियस का अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ तो अट्रैक्शन था। जब एटम मॉलिक्यूल बनने की फिराक में लग गया तो एक एटम दूसरे एटम के पास गया, तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरे का न्यूक्लियस पहले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा। हां या ना? क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा बताओ, ये कौन सा है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, और ये कौन सा है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। ओल्ड मतलब कब, जब ये एटम अकेला था, है ना। न्यू कब, जब दो एटम एक दूसरे के पास आए। अब आपको नहीं लग रहा है कि यदि हम इन दोनों में बात करें तो बताओ ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मजबूत होगा कि ये नीचे वाला ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत होगा? यदि ये मजबूत नहीं होता तो कभी बॉन्ड का निर्माण होता ही नहीं। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? क्लियर हुआ? जैसे रिश्तेदारी कब मजबूत होती है, जैसे अपने घर में तो सबकी रिश्तेदारी होती है, वो चाचा है, वो काका है, वो बुआ है, नहीं समझ रहे हो, घर वाली एक रिश्तेदारी, एक दूर वाली रिश्तेदारी।
क्लियर है? तो दूर वाली रिश्तेदारी का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो ही तो रिश्ता चलेगा। क्लियर है? यदि बॉन्ड बनने जा रहा है तो पक्का है इसके इसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स और इसके इसके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा मजबूत होगा। समझ में आ रहा? अच्छा, कब क्या 12th में एनसीईआरटी देखे भी नहीं हो तुम लोग? है एक भी लाइन इधर से उधर नहीं जा रही। अब तुमको लाइन पढ़ा दें। अब देखो पास में कौन है, पढ़ो इसको। ये देखो हमने क्या पढ़ाया, ये लाइन पढ़ो। अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेस बिटवीन, क्या हमने इज एम आर तक चेंज किया? क्लियर है? कुछ समझ में आई कहानी? इसलिए एनसीईआरटी बेटा जरूर खरीद लो। ये आ गई तो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे। नहीं समझ रहे हो? हाँ ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, अब चले कहां? रिपल्सिव फोर्स पे। तो इसको लिख लो। अच्छा कोई कहे, अच्छा कोई कहे, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एनबी ईबी। अरे हां, ये जब आइसोलेटेड एटम था तो अपने से अपने का ही तो अट्रैक्शन था। एनबी का ईबी से, एनए का ईए से। और अच्छा क्या हम इसको ये भी नहीं बोल सकते हैं? बताओ। अब ये दोनों एटम अलग अलग हैं, बताओ दो ही टाइप के तो अट्रैक्टिव फोर्स पाए जाएंगे। बताओ, अब बताओ इनमें कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मजबूत होगा? ये वाला ज्यादा मजबूत होगा, है ना? और ये वाला क्या होगा? वैसे भी क्या होता है, एक होती सेल्फिंग, एक होता है क्रॉस। प्रोडक्ट किसका अच्छा होता है? क्रॉस का। सेल्फिंग से तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है। क्लियर है? इसीलिए क्लोज रिलेशन में शादी बेकार होती है, नहीं तो बौरे पैदा होगा अगला। क्योंकि वहां क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। शादी जितना दूर हो, मतलब तुम्हारे कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न आए ही ना, तो जो आपकी अगली जनरेशन आएगी वो बहुत इंटेलिजेंट पैदा होगी। समझ में आ रहा? और क्लोज रिलेशन में शादी, आगे वाला गधा। वहां क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो चलो आगे देखो, ये कहानी समझ में आ गई? चलो अच्छा, अब नीचे लिखो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट खत्म, दूसरा लिखो। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। लिखो रिपल्सिव फोर्स, दूसरी हेडिंग, रिपल्सिव फोर्स अराइजेस बिटवीन, रिपल्सिव फोर्स अराइजेस बिटवीन, रिपल्सिव फोर्स अराइजेस बिटवीन। अच्छा एक बात बताओ, बताओ Na का रिपल्सन Nb के साथ होगा और Ea का रिपल्सन Eb के साथ होगा। ये दोनों कौन है? रिपल्सिव फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। लिख लो बेटा। क्लियर है? अच्छा बताओ, इन दोनों अट्रैक्टिव फोर्स में बड़ा फोर्स कौन? ये है ना? अच्छा बताओ, इस अट्रैक्टिव और इस रिपल्सिव में बड़ा कौन? यहां पे ये अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा हो जाता है किससे? रिपल्सिव फोर्स से। यहां पे लिख लेना। अच्छा कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? इस रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा मजबूत होता है। यदि ये ज्यादा मजबूत नहीं होता तो कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है? लिख लो बेटा। चलो आगे लिखो।
नीचे लिखो, नीचे लिखो नई लाइन से। अच्छा, ये हम कौन सा मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, किस एटम से? हाइड्रोजन के एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। ये हमने कहां बताया था? बताओ, हमने कहां बताया था? कहीं तो बताया था, कहां चला गया? अच्छा, यही है। ये देखो, हम लोग ये कहानी पूरी किसके लिए पढ़ रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल, यानी HS से H2 कैसे बनता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो चलो आगे देखो। क्लियर है? नीचे लिखो नई लाइन से, नीचे नई लाइन से लिखो, लिखो क्या लिखोगे? लिखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule, in the formation of H2 molecule, attractive force is more stronger than repulsive force, more stronger than repulsive force, more stronger than repulsive force। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब इसी चीज को हम आपके ग्राफ में दिखाते हैं। और ग्राफ हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन आज यहां फिर से पढ़ाएंगे। तो नई लाइन से लिखो बेटा, लिखो, लिखो। अच्छा बताओ, जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? रिलीज होगी। ऑल, नहीं समझ में आ रहा? अरे ऐसे समझो ना, जब दो इंसान के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा तो शादी हो गई है ना, और शादी में तो दहेज मिलेगा ना। शादी में क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा, मिलेगा। ये दहेज मिलेगा तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। ये कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। तो जब HH आपस में जुड़ेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? H2। इसको लिखो, इसको लिखो, इसी के आगे कहानी शुरू करें। लिखो HH और से बना लो H2। बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। अच्छा बताओ कितनी एनर्जी निकलेगी? तो लिखो, लिखो 435, 435.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। डेल्टा H कितना होगा? 435.8 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, यदि H2 मॉलिक्यूल को HH में तोड़ना हो तो इतनी ही एनर्जी आपको तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा? जैसे शादी हुई तो दहेज मिला, और तलाक हुआ तो पूरा दहेज वापस। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो रहा है? ये तो शादी हुई है ना, HH ने जुड़ के H2 बनाया, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दहेज मिला कितना? माइनस का मतलब यहां पे क्या है? एक्सोथर्मिक। ये दहेज आपको मिला कितना? 435.8 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल H2 बनाने के लिए हमको इतनी एनर्जी मिली। अब एक मोल H2 को HH में तोड़ना हो तो इतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया? अब मुद्दे की बात है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण होता कैसे है। क्लियर है? अच्छा, जितना हमने पढ़ा है एक बार जरा देख लो, एक बार जरा देख लो। अच्छा मान लो ये तो तुमको मिली एनर्जी, और मान लो कभी ऐसा हो जाए H2 से हमको क्या तोड़ के बनाना हो? HH, है ना? तो अब डेल्टा H क्या हो जाएगा बताओ? प्लस 435.8 किलो जूल पर मोल। अच्छा यहां प्लस का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक का मतलब होता है सिस्टम को मैंने एनर्जी दी, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है सिस्टम से हमको एनर्जी मिली। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गई? अब जरा अच्छा, इसको और कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H2 प्लस, है ना, 435.8, यहां प्लस करके भी लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चलो लिखो, आगे लिखो, आगे बनाओ। आगे लिखो। लिखो, नीचे लिखो, स्टार लगा के लिखो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी, कैसी होनी चाहिए? लेस, शुड बी लेस। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लेस, कैसी होनी चाहिए? लेस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगली बार लिखो। अब हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाने जा रहे हैं जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इसको आप फिर से देख लो। यहां पे इस जगह इसमें हम क्या लिखेंगे? एनर्जी। अच्छा बताओ, ये एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो वाई एक्सिस पे हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, और यहां हमने क्या ले लिया? इंटर, बता बेटा, न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस वाले एक्सिस में ले लिया। हमने आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दिखाया था, ध्यान आ रहा? कुछ बना लो। बना लो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट यहां कहीं ले लो, और एक पॉइंट यहां कहीं ले लो, जहां से ये क्या हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब देखो हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में देखते चलो। ये देखो, इसको पढ़ा दिया, जरा ध्यान से देखो, अब हम ये पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये देखो, इसको पढ़ा दिया, अब हम ये पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? सब लोग बेटा एनसीईआरटी जरूर लाया करो। चलो अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात समझना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग H2 से HH बनाने जा रहे हैं। H2 से हम क्या बनाने जा रहे हैं? HH। क्लियर है? अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट ले लो, ये वाला, चलो इसको ऐसे ऐसे करके ले लें। अच्छा एक पॉइंट ये ले लो, और एक पॉइंट ये ले लो, ले लिया। अच्छा देखो, अभी एक H2 मॉलिक्यूल ये है H, और एक H मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में बढ़िया ओवरलैपिंग है। क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पे? मिनिमम, इसलिए H2 एग्जिस्ट कर रहा। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो अब इनमें ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है? अब जैसे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ये दोनों एटम हो जाएंगे अलग। अब ये H2 था और ये HH है। ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा H2 है, और ये तुम्हारे HH हैं। तो देखा कैसे H2 से HH बना? क्लियर हुआ? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा बढ़िया एग्जिस्ट करेगा। क्यों? उनमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। ये बात हमने आपको बहुत दिन पहले भी पढ़ाई थी, लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट था जो हमने आपको पहले पढ़ाई थी। अब देखो हो क्या रहा है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं,
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही, बढ़ रही है। देखो देखो ये वाला, देखो ये आपकी ये एक्स एक्सिस, और यही तो आपकी एक्स एक्सिस है। ध्यान से देखो, ये देखो एक्स एक्सिस। अच्छा इसमें क्या है, एनर्जी, ये एनर्जी, और ये कौन सी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर है? मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े हो क्या? हमेशा पैरेलल एक्सिस का कंपेयर करते हैं। बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल यही तो है, यही तो पैरेलल जा रही है, तो यानी इसका असर इससे देख लेंगे। और अब देखो यहां से इसके पैरेलल है, देखो, तो इसका असर इससे देख लो। पैरेलल एक्सिस नहीं जानते हो क्या? खैर कोई बात नहीं, यहां इतना जानो। ये कहानी समझ में आ गई? तो बताओ H2 से कैसे HH बन गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? क्या होगी? तो कहीं लिख लेना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जीवन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रखोगे कि कम? कम। ज्यादा रखोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। कम रखोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बहुत लाजवाब। अब अगली बात करते हैं। सब लोग एनसीईआरटी लाया करो। देखो अब हम यहां से ये तुमको पढ़ा दिया, अब कहां जा रहे हैं, यहां। अब कहां जा रहे हैं, यहां। क्लियर है? सब लोग एनसीईआरटी लाया करो। अब नई अगली हेडिंग डालो। ठीक है, तो इसको बना लो फिर आगे बढ़े। आप जरा ये बना लिया ना सबने, ये पहले भी बनवाया था। अब देखो अगली बात, देखो अगली बात कौन सी होगी। चलो अच्छा एक बात बताओ, यहां हम लिखने जा रहे हैं सब सेल, और यहां हम लिखने जा रहे हैं ऑर्बिटल, और यहां हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां क्या लिखेंगे, बताओ? शेप कैसा होता है, बताओ? एस कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, एस का कैसा होता है, स्फेरिकल। पी कैसा होता है, डंबल शेप। डी कैसा होता है, डबल डंबल शेप। एफ कैसा होता है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, उसका शेप। तो बनाओ इसको जरा। अच्छा एफ कैसा होता है, एफ का शेप कुछ मालूम है, कैसा होता है? जिसका शेप केमिस्ट्री में ना मालूम उसको तुम बोल दो कॉम्प्लेक्स शेप। इसका मतलब है मुझे अभी मालूम, मुझे नहीं मालूम है, अभी केमिस्ट्री को ही नहीं मालूम है। क्या अच्छा नहीं मालूम है, लो गूगल पे देखते हैं। तो ऐसा नहीं लिखो। अच्छा बताओ सब सेल कितने तरीके के होंगे, एस, पी, डी और एफ। क्लियर है? जितना पहले जानते हो बताओ। एस सब सेल ये है, पी सब सेल ये है, डी सब सेल ये है, और एफ सब सेल ये है। बनाओ। हमने कहा था सब सेल को तुम मान लेना ये क्या है, घर।
और ऑर्बिटल्स को क्या मान लेना, घर के अंदर क्या है, कमरे। और इलेक्ट्रॉन को मान लेना ये क्या है, हम लोग। तो जैसे घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरे में हम लोग होते हैं। तो बताओ घर बड़ा कि कमरा, घर बड़ा कमरा, बताओ। घर, अरे भाई एक घर में कई सारे कमरे होंगे, है ना। तो चलो ठीक है, लिखो। ठीक है भैया, अब सुनो, पहले इतना समझ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा एस सबसेल है और ये एस सबसेल का ऑर्बिटल है। फिर से ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, एस सबसेल है और ये उसका ऑर्बिटल है। ये देखो ये पूरा पी सबसेल है और इसके अंदर ये देखो कमरे हैं, यानी ये ऑर्बिटल है। अच्छा ये बताओ, ये पूरा क्या है, ये डी सबसेल है और इसके अंदर ये 5 क्या है, ऑर्बिटल। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये एफ सबसेल है और इसके अंदर ये 7 क्या है, ऑर्बिटल है। अच्छा बताओ एस के अंदर कितना ऑर्बिटल, 1। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3। एफ के, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 5। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल, 7। क्लियर है। इसको मैं इस बार दोबारा पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी हमें मिक्सिंग करा के हाइब्रिडाइजेशन बताना है और पता लगे एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ाए थे, अब तक धुंधला हो गया, समझ रहे हो, इसीलिए इसको हमने दोबारा बता दिया। क्लियर है। अच्छा बताओ, घर बड़ा कमरा, घर, अच्छा किसी घर में एक ही कमरा हो तो वही घर वही कमरा, आए ना। ऐसा कौन सा घर है, एस, एस के पास एक कमरा, वही घर वही कमरा। लेकिन देखो पी के पास घर देखो इतना बड़ा सा, इसके अंदर ये देखो छोटे छोटे 3 कमरे। 5 देखो डी वाले, ये देखो इतना बड़ा घर, इसके अंदर कितने कमरे, 5। ये देखो एफ वाला इतना बड़ा घर है और उसके अंदर कितने कमरे, 7। क्लियर है। तो अच्छा बताओ ये कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। अच्छा ये कैसा होता है, ऐसे लिखना, डम बेल शेप। ठीक है। अच्छा ये कैसा होता है, डबल, ऐसे लिखना, डम बेल। ठीक है, शेप। अच्छा इसको क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स, मतलब इनका अभी कोई शेप मालूम नहीं है। लिख लो बेटा। बना लो। अच्छा बताओ, एस और एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, एक। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो बताओ एस सबसेल के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। अच्छा पी में, डी में और एफ में 14। क्लियर है। जितने ऑर्बिटल उसके 2 गुना इलेक्ट्रॉन। बना लो इसको, बना लो। अगली हेडिंग डालो एक सुंदर सी, लिखो, लिखो, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा
अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा बताओ ये एक्सिस कौन सी है? अच्छा ये बताओ ये एक्सिस कैसी है? बताओ ये एक्सिस कौन सी? ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। अच्छा जेड ऐसे ना बनानी हो तो ये जेड कहां है? ये बोर्ड में छेद कर लो इसके जस्ट ऐसे पीछे। क्लियर है? तो ये पीछे ना दिखा के हम दिखा दिए ऐसे। अच्छा ये कहां है? ये कहां है? ये देखो ये जैसे तुम्हें आगे दिख रहा है, ये सोचो हमने छेद करके इसको पीछे से डाल दिया ये पेन, तो वो जो एक्सिस बन रही है वो कौन सी है? जेड एक्सिस। तो इसको हम पीछे ना, अब कहां से इतना नुकसान करें, तो ऐसे बना दिए कि छेद करके भी दिखाएं, है ना? दिखा दीजिए। ऐसे ही कह रहे हो। अच्छा और एक बात समझ लेना, इस पे लगा लो गोला, यही है मेन एक्सिस। जितने भी हम ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे उसमें किसके किसके रिस्पेक्ट में पढ़ाएंगे? जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। लगाओ गोला। अब देखो यहां पे तीन टाइप की ओवरलैपिंग होगी। लिखो थ्री टाइप ओवरलैपिंग। लिखो थ्री टाइप ओवरलैपिंग। कितने टाइप की ओवरलैपिंग होगी? थ्री टाइप ओवरलैपिंग। थ्री टाइप ओवरलैपिंग। लिखो नंबर वन, लिखो पॉजिटिव। लिखो बेटा पॉजिटिव और ओ आर। पॉजिटिव पहला लिखना, पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप या ओवरलैपिंग। लिखो पहली ओवरलैपिंग कौन सी है? पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैपिंग। दूसरा लिखो, कौन सी लिखोगे? निगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग। अच्छा तीसरा कौन सा होगा? लिखो जीरो ओवरलैप। लिखो लास्ट लिखो जीरो ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैप। ठीक है भैया? तो एक काम करो, सब लोग पॉजिटिव निगेटिव के एक साथ पढ़ लें और जीरो का अलग से पढ़ लेंगे, है ना? क्लियर है? बोलो जब सेम साइन की ओवरलैपिंग होगी। आवाज नहीं आ रही क्या? जब सेम साइन की ओवरलैपिंग होगी तो इसको हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। जब अपोजिट साइन की ओवरलैपिंग होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो एक तरफ लिखो सारे बच्चे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इसी को क्या बोलते हैं? इन फेज ओवरलैपिंग। और इधर लिखो निगेटिव ओवरलैपिंग या इसे हम क्या बोलेंगे? आउट फेज ओवरलैपिंग। बनाओ बेटा इसको।
अच्छा अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा बताओ, स्फेरिकल कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, डंबल ऐसा होता है कि नहीं? है ना? अच्छा बताओ, डबल डंबल ऐसे होगा कि नहीं? दो डंबल ऐसे लगा दिए, तो हम चाहेंगे इनके शेप बना लो तुम वहीं पे। स्फेरिकल बना लो, डंबल बनाओ, डबल डंबल बना लो वहीं जाके। क्योंकि अब हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो आपको समझ आनी चाहिए। अरे दो डंबल हैं, एक डंबल ऐसे है टी में, और एक डंबल ऐसे सजा दो, डबल डंबल नहीं हो गया? अच्छा यहां तक हो गया ना? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा बताओ, हम मेन एक्सिस किसको मानेंगे? जेड एक्सिस। यानी सारी ओवरलैपिंग हम किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे? जेड। क्लियर है? अच्छा, जितना हमने पढ़ाया उतना एक बार देख लो, बस ओवरलैपिंग खत्म करा दें। जितना हमने पढ़ाया एक बार देख लो, एक बार देख लो। ठीक है, पहली हम ओवरलैपिंग अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, पहली ओवरलैपिंग हम आपको दिखाएंगे एस की और प्लस पी की। पहली ओवरलैपिंग हम किसकी दिखाने जा रहे हैं? एस और पी की। क्लियर है? पक्का? अच्छा बताओ, एस में लोब कितने होंगे? एस में कितने लोब होंगे? लोब एक ही लोब है, एक ही है, जो है यही है। डंबल में दो लोब हैं, डबल डंबल में चार लोब है। ये स्फेरिकल है ना, तो यहां तो एक ही है, चाहे इसको लोब कह लो चाहे स्फेरिकल शेप कह लो। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां एक ही टाइप का साइन लगेगा। क्लियर है? यहां दो टाइप के साइन लगेंगे, यहां पे भी दो टाइप के साइन लगेंगे। अच्छा, दो टाइप के साइन क्या? एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर है? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब आ जाओ यहां पे, पहली ओवरलैपिंग हम किसकी किसकी कराने जा रहे हैं? एस और पी की। अच्छा, एस कैसा होता है? एस कैसा होता है? स्फेरिकल। अच्छा, पी कैसा होता है? डंबल शेप। ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग इसकी कराने जा रहे हैं। अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है? पी है। अब हमने मान लिया ये, अच्छा ये बराबर है, ये हमसे छोटा बन गया है, तुम लोग भी नहीं पूरा कॉपी कर देना। बोले एक छोटा होता है एक बड़ा, ऐसा नहीं, फिर भी छोटे बनाए, खैर कोई बात नहीं। अब ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया मान लो निगेटिव, और ये ले लिया हमने पॉजिटिव। क्लियर है? और पक्की बात है, यदि एस स्फेरिकल है तो उसमें एक ही होगा, पॉजिटिव। बताओ इनमें ये ओवरलैपिंग हुई कि नहीं? अब देखो, प्लस प्लस से ओवरलैप कर गया, तो बताओ कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हमने बोला था जब सेम साइन की ओवरलैपिंग हो तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और जब अपोजिट साइन की ओवरलैपिंग हो तो निगेटिव ओवरलैपिंग। पहला एसपी ओवरलैपिंग खत्म। समझ में आ रहा? पर टेंशन वाली बात नहीं, खाली देखते जाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लिखो। अच्छा, ये एक्सिस कौन सी है? ये कौन सी एक्सिस है? जेड। क्लियर है? अब इसी ओवरलैपिंग को हमें निगेटिव ओवरलैपिंग बनाना है। तो अब जरा ध्यान से देखो,
ये कौन हो गया P, और ये कौन हो गया S। S में एक ही लोब है तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव इधर कर लो, निगेटिव इधर कर लो। क्लियर है। अब देखो अपोजिट साइन ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं, तो ये कौन सी हो गई, निगेटिव ओवरलैपिंग, या इसी का नाम क्या है, आउट फेज ओवरलैपिंग। ये तो भैया साड़ी किनारा बना रहे हैं, ये भी ना समझ में आए तो क्या समझोगे, हैं? क्या है, सबसे कठिन यही है। अच्छा ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। क्लियर है। अच्छा अब हम किसकी ओवरलैपिंग कराएं बताओ, एसएस की करा दें। अच्छा बताओ किसकी कराएं, चलो पीपी करा दें, पी और प्लस पी की ओवरलैपिंग। पीपी की ओवरलैपिंग लैपिंग तीन तरीके से होंगी, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। बताओ पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अरे दादा दादा, नहीं फिर से आओ, यहीं आओ। कितने ऑर्बिटल हैं, तो एक हो गया पी एक्स, एक हो गया पी वाई, एक हो गया पी जेड। तो यहां 3 टाइप की ओवरलैपिंग पाई जाएंगी, है ना। तो अब आगे बढ़ो। पहली ओवरलैपिंग खत्म। अब पीपी में 3 ओवरलैपिंग, पहला लिखो। अच्छा पहला तो तुम समझी गए क्या होगा, ये पी और एक ये पी। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब मान लो हमने इसका पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव। बताओ सेम साइन की ओवरलैपिंग करा दी, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, पॉजिटिव। लिखो। ठीक है। अच्छा अभी हमने इसको क्या माना, ये हमारे क्या है, पीजेड वाले, ये हमारे दोनों कौन से हैं, पीजेड वाले। क्लियर है। अब इन्हीं का, क्योंकि px का अलग होगा, py का अलग होगा, pz का अलग होगा। अच्छा अब यहां इन्हीं का क्या, कौन सा कराना है, निगेटिव ओवरलैप। अच्छा बताओ क्या करोगे, बता दो। अच्छा क्या करोगे, एक हमने ऑर्बिटल ये बनाया और एक p ऑर्बिटल हमने ये बनाया। अब ये देखो कौन सा है, ये मान लो पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तुम लोग सुंदर बनाना। तो बताओ ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, निगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर है, बना लो बना लो। पीजेड की ओवरलैपिंग करा दी हमने, अब पी एक्स की करा दें, पी वाई की करा दें, है ना। अच्छा तो ये देखो, ये किसकी ओवरलैपिंग हुई, हम किसकी कराए हैं, पी एक्स की, पी जेड की। यहां पे लिख लो पी जेड, मतलब यहां पे अलग लिखना। कौन से ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, पी जेड वाले। अब हम किसको मिक्स कर लें बताओ, पी एक्स वाले। कौन से कर लें, पी एक्स वाले। अब जरा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा, क्लियर है। अब इसका ये पॉजिटिव है तो इसका भी ये पॉजिटिव है, इसका ये निगेटिव है तो इसका भी ये निगेटिव है। अब ये देखो ओवरलैपिंग,
अब ये कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? px वाले। ये बना लेना, ये कौन से हैं दोनों? px, और ये भी कौन है? px। क्लियर है? बना बना बेटा। कौन सा वाला? कौन, ये वाला? कैसे नहीं समझ में आया? मतलब क्या नहीं समझ में आया? कुछ हमने नहीं किया। हमने एक का, इधर जरा ध्यान से देखो, देखो हमने इसका निगेटिव, पहले क्या था, इसका पॉजिटिव ओवरलैप कराए। अब हमने एक का साइन बदल दिया, एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव आमने सामने करके ओवरलैप करा दिया। पहले देखो, यदि एक लोब पॉजिटिव है तो दूसरा लोब निगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव लोब आमने सामने कर दें तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यदि एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव आमने सामने कर दे तो ऐसे समझो, इसका पॉजिटिव इसके सामने कर दिया तो पॉजिटिव ओवरलैप। अब इसको घुमा कैसे लगा दो, इसको इस वाले, इसको इतने को घुमा दो तो इसके पॉजिटिव सामने क्या आ जाएगा? इसका निगेटिव। या इसको ऐसे रखो, इसको घुमा दो तो इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, किसी को ना आ रहा हो कहीं समझ में तो पूछ लेगा, बाद में आया ना करना। बगल वाले से कोई पूछेगा नहीं, उसको कंफ्यूज कोई नहीं करेगा, हमसे पूछो। अब हम कौन सी ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं? निगेटिव। अच्छा बताओ हम क्या करेंगे? एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, है ना, फिर एक का निगेटिव एक का पॉजिटिव, किसी एक को उलट दो, किसी एक को उलट दो। बताओ हमने क्या किया, इस वाले को पकड़ा उलट दिया, तो बताओ इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, तो ये कौन सा हो गया? निगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर है? ठीक। पी जेड ऑर्बिटल मिक्स कर लिए, ओवरलैप करा लिए, पी एक्स करा लिए, कौन बचा? पी वाई बचा। हम चाहें कि तुम बना लो तो बना लोगे, क्यों नहीं बना लोगे? तो जरा लास्ट लिखो, लिखो बेटा, लास्ट लिखो। देखो अब हम कौन से ऑर्बिटल मिक्स करने जा रहे हैं? पी वाई। देखो अब ऐसा तो बिल्कुल बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको थोड़ा तिरछा करके लहरा लो। क्लियर है? देखो हमसे एक बार में बनता नहीं, हम दो बार बना लेते हैं। अब इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव ये आपस में ओवरलैप करा लिए। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं? पी वाई पी वाई। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है। इधर जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, नहीं ध्यान से देखो इधर, अब इसी में दिखाया करेंगे। ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। जूम करें, तुम जूम वहीं से कर लो। अच्छा आउट वाला अपने आप बना दो बेटा, आउट वाला अपने आप बना दो। देखो ये हमने ऐसे बनाया एकदम लहराता हुआ, ये हमने दूसरा बनाया लहराता हुआ, इनकी हमने क्या करा दी? ओवरलैप। अब इसका यदि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, अब इसका ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, जबकि ये क्या है? पी वाई, और ये भी क्या है? पी वाई। कठिन तो नहीं है? ठीक है। अब लास्ट में डालो कौन सा? जीरो ओवरलैप।
एस एस ना, अच्छा एस एस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो उसमें क्या दूसरा वाला पॉसिबल है? क्लियर है? अच्छा पी में क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि उसके पास एक लोब में प्लस है तो दूसरे लोब में माइनस है, और एस में तो प्लस ही है। क्लियर है? निगेटिव है नहीं। अब मान लो, मानो तो दोनों को निगेटिव मानो, मानो तो दोनों को पॉजिटिव मानो। अब एक एस को पॉजिटिव एक एस को निगेटिव नहीं मान सकते। क्लियर है? तो हमारी ये ओवरलैपिंग खत्म। लास्ट में डालो जीरो ओवरलैपिंग। लिखो बेटा जीरो ओवरलैपिंग, अलग से लिखना उसको, जीरो ओवरलैपिंग। लिखो बेटा जीरो ओवरलैपिंग, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखो, लिखो लिखो जीरो, लिखो ड्यू टू, लिखो जीरो ओवरलैपिंग ड्यू टू, लिखो जीरो ओवरलैपिंग। पहले तो जीरो ओवरलैपिंग आपने हेडिंग बनाई, फिर उसके आगे डैश लगाओ, फिर आगे लिखो जीरो ओवरलैपिंग ड्यू टू, लिखो डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन। अच्छा इसका पहला एग्जांपल ये देखो। अच्छा ये बताओ कौन है? पी है, और ये बताओ कौन है? एस है। ये क्या कोई ओवरलैपिंग है? है ना? नहीं, फिर से समझो। अच्छा ये बताओ ये क्या है? पी है। क्लियर है? यदि यहां से एस ओवरलैप करे तो ओवरलैपिंग है, जो पढ़ाया है। लेकिन यहां से ये ओवरलैप ना करके यदि यहां से ओवरलैपिंग हो जाए तो इसका नाम क्या है? जीरो ओवरलैपिंग। इसका नाम क्या है? जीरो ओवरलैपिंग। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा एग्जांपल और ये बना लो। जैसे मान लो ये एक है, ये प्लस और ये माइनस, और ये है एक, ये प्लस और माइनस। बताओ ओवरलैप हो सकता है? तो इसका भी नाम जीरो ओवरलैप, इसका भी नाम क्या है? जीरो ओवरलैप। क्लियर है? अच्छा एस यहां होता तो ओवरलैपिंग थी, जैसा कि हमने एक जमाने पहले पढ़ाया था। इसके अलावा ये यहां से ओवरलैप हो जाए तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो एनसीईआरटी के सारे ओवरलैपिंग खत्म। ये देखो जीरो ओवरलैपिंग, दो ही एग्जांपल हैं, ये और ये। समझ में आ गई बात? चलो भैया आगे लिखो। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हमने बोला? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसके नीचे नई लाइन से लिखो, लिखो बेटा द कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड may be classified, the covalent bond may be classified into two types, into two types depending upon the type of overlapping, depending upon the type of overlapping। तो पहला लिखो। अच्छा कितने टाइप के होते हैं?
आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 2, है ना। पहला लिखो नंबर 1, लिखो सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा लिखो पाई बॉन्ड। पहला लिखो सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लिखो बेटा पाई बॉन्ड, ठीक है। और एक सुंदर सी हेडिंग डालो। कैसी हेडिंग पड़ेगी? सुंदर सी। लिखो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा बताओ, सिग्मा से तुमको याद नहीं आ रहा है कि जैसे सिग्मा, सिग्मा से याद नहीं आ रहा सर? सर वो SIR नहीं, सर खोपड़ी, याद आ रहा? तो यदि हेड टू हेड ओवरलैप हो गया तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अच्छा सिग्मा मतलब सर, सर, सर खोपड़ी, खोपड़ी। आप हेड ऑन कोलिजन नहीं पढ़ते हो? हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन नाम ही नहीं सुना, पढ़ा होगा। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। जब एक सबसेल और दूसरे सबसेल के क्या आपस में मिल जाए? हेड। तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? है ना, कौन सा? सिग्मा। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिखो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय head on overlapping, head on overlapping, that is there is there is overlap of, that is there is overlap of two half filled s orbital, two half filled s orbital along the internuclear axis, along the internuclear axis, along the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे अंडरलाइन करें, ठीक है। अब पहला हम ओवरलैप कराने जा रहे हैं, किसका? एस का एस के साथ। अच्छा बताओ एस कैसा है? गोल गोल। इसका ओवरलैप किसके साथ करा रहे हैं? एस के साथ। क्लियर है? अच्छा बताओ ये इसका क्या है? सेंटर है, हाँ है ना। तो हेड ऑन में क्या होना चाहिए? दोनों का सेंटर एक ही लाइन में आना चाहिए। हेड ऑन में क्या होना चाहिए? दोनों सबसेल का यानी दोनों ऑर्बिटल का सेंटर एक दूसरे के सामने आना चाहिए। अब इससे हमने ओवरलैपिंग करा दी। अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये हो गई ओवरलैपिंग। अब छल्ले के ऊपर छल्ला डालोगे तो दोनों का सेंटर से आमने सामने होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ रहे हो? तो अब देखो ये कौन सा, इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। लिख लो। अच्छा इसका नाम क्या रखोगे? बताओ क्या रखोगे? हाँ हाँ, एसएस ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? एसएस ओवरलैपिंग। पहली ओवरलैपिंग खत्म। दूसरी देखो, बस तुमको एक ही चीज ध्यान देना है कि दोनों के सेंटर एक ही लाइन में आने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा अब हम एस को पी के साथ ओवरलैप करा रहे हैं। अच्छा ये बताओ क्या है? एस।
अच्छा ये बताओ क्या है, P, है ना। अब दोनों के सेंटर कहां होने चाहिए, देखो इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अच्छा, अच्छा ये क्या है, S, है ना बेटा। अच्छा ये बताओ क्या है, P। आपको नहीं लग रहा दोनों के सेंटर एक ही लाइन पे हैं, हाँ या ना। तो बताओ ये ओवरलैपिंग हुई, बताओ ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा इसका नाम क्या रखोगे, sp ओवरलैपिंग। अच्छा बताओ, अब आपके मन में क्या आ रहा, कौन सी ओवरलैपिंग अब हो सकती है, और तीसरी बताओ और क्या हो सकती है, पी पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। अच्छा ये बताओ, ये एक पी है और प्लस ये दूसरा पी है, लेकिन तुमको यदि सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो क्या ध्यान में रखना है कि दोनों ऑर्बिटल का सेंटर एक ही लाइन पे आना चाहिए, क्लियर है। अच्छा ये क्या हो गया, एक पी, और ये क्या हो गया, दूसरा पी। बताओ इसका सेंटर और इसका सेंटर आपको नहीं लग रहा है एक ही लाइन पे है, तो इस ओवरलैपिंग से क्या बन गया बताओ बेटा, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा इसका नाम क्या रखोगे, पीपी ओवरलैपिंग, बना लो पीपी ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बस इन्हीं तीन तरीकों से बन सकता है, बताओ कैसे बन सकता है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन कौन सी ओवरलैपिंग है ये, हेड ऑन। कौन सी है, हेड ऑन, मतलब दोनों के सेंटर एक ही लाइन में आने चाहिए, दोनों के सेंटर कहां आने चाहिए, एक ही लाइन पे, क्लियर है, पक्का। अब दूसरी हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पढ़ा जाए आगे। अच्छा दूसरा हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा बताओ, पाई बॉन्ड। क्या बनाने जा रहे हैं, पाई बॉन्ड। अच्छा तुम पाई का नाम बिगाड़ो, बोलो पाई साई, नाम बिगाड़ो, बोलो पाई साई, बोलो पाई साई। इसका नाम बिगाड़ो, जैसे चाय वाय, बोलो चाय वाय, वैसे पाई साई। तो इसका नाम क्या हो गया, पाई, और हमने इसका नाम बिगाड़ा साई। इसका मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। नाम बिगाड़ो, बोलो पाई साई। पाई कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो नीचे लिखो, 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 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय क्या लिखा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम क्या रख सकते हो, लेटरल ओवरलैपिंग। लिख लो साइड वाइज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम और करके क्या लिख लो, लेटरल ओवरलैपिंग।
क्लियर है? बस यहां एक ही प्रकार है, वो भी कौन है? पाई। कौन सा है? कौन सा है? पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग से हम सिग्मा भी बना सकते हैं और पीपी ओवरलैपिंग से हम पाई भी बना सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक पीए, एक पीए। अब इनकी कौन सी ओवरलैपिंग करानी है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये आज तक हमसे ठीक नहीं बना। देखो, अब बनाना तो है ही है यार, तो ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ले लो बन गया। अब ये ना सोचना कि एक छोटा एक बड़ा इसमें पी है, बराबर ही है। अब देखो, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? साइड वाइज ओवरलैपिंग। अच्छा, क्या दोनों के सेंटर ओवरलैपिंग में शामिल हुए? ओह वेरी गुड। कहां शामिल हुए? सेंटर तो बेचारे अलगे रह गए, ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग हो गई, सेंटर का कहीं ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन है ही नहीं। जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो, जैसे क्या होता है, जैसे ऐसे तुमको बताएं, है ना, इन दोनों के सेंटर अलगे रह गए, ऊपर ऊपर से ओवरलैपिंग हो गई। क्लियर है? अब जरा इसी को ऐसे देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब देखो, दोनों के ओवरलैपिंग में सेंटर भी इन्वॉल्व हैं। देखो, ये देखो, देखो ओवरलैपिंग ये, और इसी इसी के लाइन में, ओवरलैपिंग की लाइन में कौन है? दोनों के सेंटर। तो ये क्या हुआ? हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। अच्छा, ये क्या हुई? लेटरल ओवरलैपिंग। क्या इन दोनों के सेंटर इसमें पार्टिसिपेट किए ओवरलैपिंग में? नहीं। इसका मतलब है इंटर न्यूक्लियर। ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर, यानी दोनों के सेंटर एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों के सेंटर एक दूसरे के प्रभु पैरेलल हैं या नहीं? हाँ या ना? लेकिन ओवरलैपिंग के परपेंडिकुलर हैं, है ना। देखो, इसके पैरेलल ये, और इन दोनों पैरेलल की ये कैसे है? परपेंडिकुलर। हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताओ, इतना पढ़ाने के बाद बताओ, पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कि सिग्मा? पाई ज्यादा मजबूत कि सिग्मा? सिग्मा वाले हाथ ऊपर करें, सिग्मा। पाई वाले हाथ ऊपर करें, पाई। देखो, यहां शादी तो हो गई मम्मी पापा के बिना रजामंदी के, ये रिश्ता मजबूत नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ गया? ये लेटरल ओवरलैपिंग है। जैसे मान लो सेंटर से सेंटर ना मिले और सेंटर के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो जाए, तो ये कभी भी टूट सकती है। लेकिन जिस ओवरलैपिंग में सेंटर भी इन्वॉल्व हो गया, वो ओवरलैपिंग टूटेगी नहीं। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत देन पाई बॉन्ड। क्लियर है? कुछ कहानी समझ में आई? चलेगा, इसको बना लो। हाँ, इसको हम एक और तरीके से और बना सकते, और अच्छा, इस ओवरलैपिंग को ऐसे दिखा दो, इस ओवरलैपिंग को, ऊपर वाली ओवरलैपिंग को ऐसे दिखा दो, और नीचे वाली ओवरलैपिंग को आप ऐसे दिखा दो, और ये देखो दोनों की एक्सिस है। बताओ, ये ऊपर वाली ओवरलैपिंग हो गई, ये नीचे वाली ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन देखो सेंटर का ओवरलैपिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है। समझ रहे हो? इसके सामने चिल्ला दो तो ये टूट जाता है बॉन्ड। समझ में आ रहा? लेकिन सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, बिकॉज वो अरेंज मैरिज है। और ये कौन से? भगी भगोवल मैरिज। नहीं समझ रहे हो? ये कब टूट जाए? जो तुम्हारे साथ भग सकता हो, किसी और के साथ भी भग सकता है। नहीं समझ रहे हो? हाँ,
तो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट ना समझना, तुमसे स्मार्ट कोई और हो सकता है। क्लियर है? तो देखो भैया, हम तुम्हें आम जिंदगी भी सिखाते रहते हैं केमिस्ट्री के माध्यम से। क्लियर हुआ? इसको क्या हो गया?